करंट फ्लो होता है, ठीक है। 3 फेज बैलेंस करंट की वजह से क्या होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटेट करता है, और यहाँ पे रोटर पे 3 फेज वाइंडिंग होती है जो कि शॉर्ट सर्किटेड होती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है तो ये रोटर कंडक्टर को कट करता है ना। तो रोटर कंडक्टर भी क्या करते हैं, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। और दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो रोटर पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगता है ताकि रोटर और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो रोटर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को बनाए, ठीक है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एक वाइंडिंग बना दी, या फिर ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एक सिंगल वाइंडिंग है ना। और यहाँ पे रोटर पे बहुत सारे कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंगल फेज सप्लाई दे देंगे, है ना। अगर एक वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे दो, है ना, वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है तो इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है, और करंट को रेजिस्टेंस लिमिट करेगा ना। बातें मत करो क्लास में, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे वोल्टेज वी है, यहाँ पे वी बाई आर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, या तो ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में। इसमें करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा ना, करंट कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा या फिर नीचे के डायरेक्शन में होगा। ये वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम यहीं पे एसी वोल्टेज कनेक्ट कर दो तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, है ना। यहाँ पे अगर एसी सप्लाई से आप कनेक्ट कर देते हैं, वीएम साइन किसी एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो है वो आई एम कॉस ओमेगा टी है, एसी करंट सब फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एफ एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जिस टाइम पे ओमेगा टी हम ये मान लेते हैं कि इसका ओरिएंटेशन इस तरह से है कि अगर करंट इसमें नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ये एसी कनेक्टेड है तो करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, है ना। अगर नीचे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर तुम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे एनालाइज करो तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0। इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो एमएमएफ क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसको मैंने इतना वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री होगा, है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे था, है ना। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एफ एम बाई 2। जब ओमेगा टी 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड 0, है ना। जब ओमेगा टी 180 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, माइनस एफ एम, है ना। एफ एम का पॉजिटिव डायरेक्शन हमने नीचे लिया है ना, तो एफ एम का नेगेटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओमेगा टी इक्वल टू 180 प्लस 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा,
ओमेगा टी अगर 180 प्लस 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा एफ एम कॉस, है ना, 180 प्लस 60 डिग्री मतलब माइनस एफ एम बाई टू, ये ऊपर माइनस एफ एम का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कैसा बन रहा है, या तो ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, ये ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये रोटर जो है रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड रोटरी कंडक्टर से लिंक तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कंडक्टर यहाँ पे रोटेट नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। इस सिचुएशन में कंडक्टर रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या, मैं अभी वाइंडिंग नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में क्या था मैग्नेटिक फील्ड, एफ एम कॉस ओमेगा टी था, है ना। टी वेरी करेगा तो ओमेगा टी भी वेरी करेगा। ओमेगा क्या है, जिस रेट से सप्लाई वोल्टेज चेंज करेगा, सप्लाई वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगी। ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में एफ एम मैग्नेटिक फील्ड एफ एम कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का हम स्पेस के साथ भी वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी इंस्टेंट पे ऊपर के डायरेक्शन में, किसी भी इंस्टेंट टी पे ऊपर के डायरेक्शन में एफ एम कॉस ओमेगा टी होगा, तो इस ओरिएंटेशन से, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है ना, वर्टिकल ओरिएंटेशन से किसी एंगल थीटा पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ऊपर के डायरेक्शन में एफ एम कॉस ओमेगा टी है ना, किसी एंगल थीटा पे इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, है ना, किसी भी टाइम टी पे और किसी भी एंगल थीटा पे, ऐसे लिख सकते हैं। इसको तुम कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एम 2 कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एफ एम बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा होगा, या फिर इसको हम थीटा माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना, थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, किसी भी टाइम टी पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइम टी एंड एंगल ओरिएंटेशन थीटा पे एफ एम कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ भी वेरी कर रहा है और टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की मान लो कि थीटा टी इक्वल टू किसी टाइम पे 0 है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अलग से एनालाइज करते हैं हम, एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, इस मैग्नेटिक फील्ड को अलग से एनालाइज करते हैं हम, ठीक है। जिस टाइम पे टी इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे इस मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा,
अच्छा, इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, एफ एम बाई टू होगी। 1 कहाँ से हो जाएगी? एफ एम बाई टू होगी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ एम बाई टू है। टी इक्वल टू 0 पे थीटा के किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी? थीटा इक्वल टू 0 पे ये एफ एम बाई टू होगा। ठीक है, तो हम सेम रोटर बनाते हैं। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे एफ एम बाई टू इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री रखूं, है ना, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए इस पूरे एफ टी कॉमा थीटा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा? हाँ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि थीटा ये एफ एम बाई टू इस डायरेक्शन में होगा ना। थीटा इक्वल टू 30, ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे अगर थीटा भी 30 डिग्री पुट करो तो एफ एम बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू अगर 60 डिग्री रख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा? 60 डिग्री पे। इसी तरह से ओमेगा टी इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट है, इसको भी एनालाइज करना है अभी, है ना। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में क्या होगा? वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एफ एम बाई टू है। जिस टाइम पे यहाँ पे एफ एम बाई टू होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। मतलब हम एक तरह से इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एफ एम बाई टू मैग्नेटिक फील्ड है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रोटेट कर रहा है। इस तरह से व्यू कर सकते हो। ठीक है ना, एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है ना। कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? जितनी स्पीड से ओमेगा टी रोटेट कर रहा है, ओमेगा टी मूव कर रहा है। ठीक है, देखो टी तो मूव करेगा ही, टी को तो रोक नहीं सकते ना। ठीक है, अगर टी की वैल्यू बढ़ रही है तो ओमेगा टी क्या है? एक एंगल है, तो ओमेगा टी भी एंगल भी बढ़ता रहेगा। अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो एफ एम बाई टू जो है अपना ओरिएंटेशन चेंज करता रहेगा। तो हम इसको एक तरह से इस तरह से व्यू कर सकते हैं कि एफ एम बाई टू जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, थीटा हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? हम इसको ये कर सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? एफ एम बाई टू है, और ये ठीक है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है, तो एफ एम साइन ओमेगा टी के, है ना, वोल्टेज सिग्नल के 1 सेकंड में कितने 50 साइकिल लग जाएंगे? 50 साइकिल लग जाएंगे, है ना। तो 1 सेकंड में, है ना, वोल्टेज जो है 50 टाइम्स, अगर 1 साइकिल लगता है वोल्टेज का तो ये 360 डिग्री के एंगल से रोटेट कर जाता है ना। वोल्टेज के 1 साइकिल में वोल्टेज का जो एंगल है वो 360 डिग्री से मूव कर जाता है ना। तो 1 साइकिल में ये एफ एम बाई टू थीटा भी 360 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। अगर ये 360 डिग्री से मूव करता है तो ये भी क्या होगा? 360 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में ये कितनी बार 360 से रोटेट करेगा? 50 टाइम, है ना। तो ये भी 1 सेकंड में क्या होगा? 50 रोटेशन लगा लेगा। ठीक है, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट कंपोनेंट जो है, इसको हम स्पेस में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? एफ एम बाई टू है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है? जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड में ये स्पेस में उतने ही ओरिएंटेशन कंप्लीट करेगा, उतने ही रोटेशन कंप्लीट करेगा। फिर अब हम सेकेंड कंपोनेंट को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का सेकेंड कंपोनेंट है एफ एम बाई टू
कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, है ना। अगर ओमेगा टी इक्वल टू 0 रहेगा, है ना, एफ थीटा कॉमा टी इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 0 है, तो ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, एफ एम बाई 2 मिल रहा है। अगर ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल की किस एंगल के लिए एफ एम बाई 2 मिलेगा, -30 के लिए, एफ एम बाई 2। ओमेगा टी इक्वल टू अगर 60 डिग्री है, तो थीटा की -60 के लिए एफ एम बाई 2 मिलेगा। ओमेगा टी इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू -90 पे एफ एम बाई 2 मिलेगा। ठीक है, थीटा माइनस कर रहे हैं ना, हमने अपना रेफरेंस थीटा के क्लॉकवाइज को पॉजिटिव थीटा लिया है, तो -30 का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। है ना, ये सेकेंड कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। ओमेगा टी इक्वल टू 0 के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हमारे को एफ एम बाई 2 मिल रहा है। ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे थीटा के -30 एफ एम बाई 2, थीटा ओमेगा टी इक्वल टू -60 डिग्री पे थीटा इक्वल टू -60 डिग्री पे, है ना। तो हम सेकेंड कंपोनेंट को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, है ना, कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड एफ एम बाई 2 है, और इसकी भी रोटेट करने की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहा है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकेंड में ये स्पेस में उतने ही रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट को हम एक साथ एक ही इसमें बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रोटर के कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू F1 थीटा टी प्लस F2 थीटा कॉमा टी है। F1 था जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। ओके, ये रोटर कंडक्टर्स हैं। ये सिंगल फेज स्टेटर सप्लाई है और ये स्टेटर वाइंडिंग है। जब तुम इसको एक्साइट करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एफ एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और इसी कॉस एफ एम कॉस ओमेगा टी को हमने, ठीक है, 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट, अब ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, किसी एंगल थीटा पे। हम एंगल थीटा क्या ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा ले रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस है ना। जैसे अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दूं, है ना, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो इस ओरिएंटेशन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का ये मतलब हो गया ना कि इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी की तो वैल्यू है ना। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू अगर 90 पुट करोगे, है ना, तो ओमेगा टी इक्वल टू अगर तुम 90 पुट करते हो, है ना, तो एफ एम बाई 2 थीटा के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, 90 डिग्री के लिए मिलेगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसको ऐसे एनालाइज करते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे
है ना। Fm/2 तुम्हारे को किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस कंपोनेंट का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा, थीटा के 0 वैल्यू के लिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट का Fm/2 हमारे को थीटा इक्वल टू 0 पे मिला, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे सेकेंड कंपोनेंट का मैक्सिमम थीटा के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू भी थीटा इक्वल टू 0 पे, सेकंड कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है। ओमेगा टी इक्वल टू अगर 30 डिग्री कर दे, है ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, दोनों की स्ट्रेंथ Fm/2 है ना, और दोनों का एंगल वेरिएशन का 30 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 0 आएगा। तुम ऐसे भी देखो तो अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का की स्ट्रेंथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आनी चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 पुट करोगे तो ये वेरीफाई हो रहा है ना। फिर इसी तरह से 60 डिग्री पे क्या होगा, ये Fm/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा, और ये Fm/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। तुम देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है और दोनों सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो किसी सेम टाइम के लिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन वर्टिकल से सेम एंगल से मूव कर चुका होगा ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट वो डिपेंड करेगा ना। तो तुम इसको भी देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, हमेशा थीटा इक्वल टू तुम 0 पुट करोगे, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा, या तो 0 या फिर 180। तो वर्टिकल कंपोनेंट या तो Fm cos ओमेगा टी होगा, या फिर या तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा या फिर नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि Fm cos ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा को हम दो मैग्नेटिक फील्ड में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, Fm/2 और Fm/2 होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसकी सारी एनालिसिस 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 3Fm/2, है ना, ओके। यहाँ पे क्या होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दोनों रोटेट कर रहे हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है ना। इनिशियली जैसे आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेट करने लगता है सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड से इनिशियली रोटर के कंडक्टर को कट करता है, ठीक है। फिर रोटर के कंडक्टर टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, ठीक है। तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहे हैं। तो रोटर कंडक्टर जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले इस एनालिसिस में हम क्या करते थे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में cos ओमेगा टी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे को क्या लग रहा था, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। लेकिन इसी को हमने रिजॉल्व करके क्या कर लिया, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तुम दोनों के सम को अगर ठीक से देखो तो दोनों का सम भी तुम्हारे को क्या मिलेगा, पल्सेटिंग ही मिलेगा, ये रोटेटिंग नहीं मिलेगा। लेकिन हम इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
इनिशियली ये क्या होगा, ये तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो ये रोटर इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होना, ठीक है, हमारे लगना ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखो तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो रोटर क्या होगा, ओवरऑल जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस हम बिल्कुल 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है ना, 2 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह होगा, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 फील्ड आएगा ना, तो इसका टॉर्क स्लिप, 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में बनाते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इस तरह का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आता है, ठीक है, ठीक है। NS क्या होता है, रोटर की सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, एक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हमारे को -s भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टॉर्क लिया, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये टॉर्क है, ठीक है। ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड। हम जो फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसको हम फॉरवर्ड फील्ड मान लेंगे, है ना, तुम कुछ भी मान सकते हो, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज को फॉरवर्ड मान रहे हैं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसको हम बैकवर्ड फील्ड मान लेंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड, है ना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। बैकवर्ड फील्ड की वजह से टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमारे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी सिंक्रोनस स्पीड सेम है, इसके भी फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो जैसा टॉर्क यहाँ पे पॉजिटिव बना है वैसा ही टॉर्क यहाँ पे नेगेटिव में बन जाएगा, -ns। 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ये आता है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड है, मान लें कि मशीन इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है इतने NR पे, तो ये टॉर्क लगता है, ठीक है। और टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू VE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2/S, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक S की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट पे S की वैल्यू क्या होती है 1, और सिंक्रोनस स्पीड पे S की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ से यहाँ तक S क्या होता है 1 to 0 वेरी करता है। अगर तुम पीछे आओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, जहाँ पे स्लिप -s होगा वहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे स्लिप हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लिप को हम कैसे, यहाँ पे भी दो तरह का स्पीड, दो तरह की है ना, फॉरवर्ड रोटेशन है और बैकवर्ड रोटेशन है, तो एक हम फॉरवर्ड स्लिप डिफाइन करेंगे, एक बैकवर्ड स्लिप डिफाइन करेंगे। फॉरवर्ड स्लिप क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड सिंक्रोनस स्पीड माइनस, ठीक है, मान लेते हैं कि इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम ये अभी अज्यूम करते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, ये देखेंगे कि ये कैसे रोटेट किया जा सकता है,
ठीक है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये एनआर की स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा, स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड और फॉरवर्ड सिंक्रोनस स्पीड का डिफरेंस है ना। तो फॉरवर्ड सिंक्रोनस स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसको ऑब्वियसली हम फॉरवर्ड स्पीड कहेंगे डिवाइडेड बाय एनएस, ठीक है। बैकवर्ड स्लिप क्या हो जाएगा, इसकी रिलेटिव स्पीड हम रोटर की रिलेटिव स्पीड क्या देखेंगे, बैकवर्ड फील्ड से, है ना। तो बैकवर्ड फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनएस की स्पीड से रोटेट कर रहा है और रोटर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनआर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एनएस प्लस एनआर हो जाएगी। तो बैकवर्ड स्लिप हो जाएगा एनएस प्लस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एन एस प्लस एन आर माइनस एन एस बाई एन एस। न्यूमरेटर में एन एस ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये हो जाएगा 2ns माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, है ना। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये एन एस माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। अब एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस क्या है ना, फॉरवर्ड स्लिप है ना, और ये बैकवर्ड स्लिप है। तो हम इसको लिखेंगे बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू मान लो, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन एस है और रोटर का रोटेशन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली जो रिलेटिव स्पीड होगी उसका मैग्नीट्यूड एन एस से कम होगा। फिर आप स्लिप निकालने के लिए उसको एन एस से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से कम आएगा, फॉरवर्ड स्लिप 1 से कम आएगी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड स्लिप 1 से कम है तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम टॉर्क का जो वेरिएशन देखते थे वहाँ पे स्लिप क्या होता था, 1 से 0 के बीच में था, 1 से ज़्यादा नहीं होता था ना। लेकिन इंडक्शन मोटर में अगर हमारे को बैकवर्ड टॉर्क देखना होगा, अगर फॉरवर्ड स्लिप 1 से कम है तो बैकवर्ड स्लिप 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर तो बैकवर्ड टॉर्क हमारे को बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। उसी तरह से अगर रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉरवर्ड टॉर्क हमारे को पता लगाना होगा जब स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। इस रीजन में क्या हो जाएगा,